नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। एनसीईआरटी बुक्स की जो हमने श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसमें सामाजिक विज्ञान जो इतिहास की बुक थी वो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम कक्षा 6 भूगोल की पाठ्य पुस्तक प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो। अब जो पीछे सीटेट का पेपर हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन इन्हीं में से बुक्स में से आए थे। चाहे कंपटीशन राजस्थान का हो या हरियाणा का, सभी के लिए यह उपयोगी है। आज हम भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर प्रथम सौर मंडल में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी सूर्य तो दिन में चमकता है, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। जैसे ही सूर्यास्त होता है तो रात को धीरे धीरे पहले एक दो तारे ऐसे दिखते हैं, बाद में छोटे छोटे ऐसे बिंदु दिखते हैं और बाद में इतने हो जाते हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर पाते और संपूर्ण आकाश क्या है, ऐसे छोटे छोटे तारों से भर जाता है। तो देखने में वो कितना अच्छा लगता है। ये क्या है? छोटे छोटे ये सभी जो रात में चमकते हैं क्या है? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पूर्ण चंद्रमा एक महीने में एक बार दिखाई देता है। जो चंद्रमा है वो पूर्ण जब होता है, कब होता है? एक माह में एक बार। कब होता है? पूर्णिमा को। चंद्रमा को जब हम देख नहीं पाते तब क्या होती है? अमावस्या की रात्रि। अब पूर्ण चंद्रमा कब होता है? पूर्ण यानी पूर्णिमा, दोनों में पैप है। और चंद्रमा को जब देख नहीं पाते तब क्या होता है? अमावस्या की रात्रि होती है। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो ये खगोलीय पिंड है उनको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। प्राचीन काल में रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से होता था। प्राचीन काल में क्या था? तो पहले जैसे घड़ी वगैरह ये नहीं होती थी तो दिशा का ज्ञान नहीं था, तो क्या करते थे? जो उत्तर दिशा है ऊपर की साइड में, अपन जैसे जहां अपन खड़े हैं जिस साइड में अपना मुंह होगा तो इस साइड में क्या है? उत्तर दिशा मान के वो चलते थे। और इस उत्तर दिशा का भी ज्ञान कैसे होता था? एक ध्रुव तारा है जो अभी भी कहाँ है? उत्तर दिशा में। तो उस तारे को देख के अनुमान लगा लेते थे कि इस साइड में क्या है? उत्तर दिशा है। प्राचीन काल में रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से होता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, यानी जिसे हम क्या कहते थे? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी स्वयं क्या है? ग्रह है। और चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। यानी सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। फिर भी जब सूर्योदय होता है तो जब जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि इसकी दूरी देखो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब इतनी दूर है तब भी इसकी तपन इतनी होती है कि गर्मियों में हम कितने परेशान हो जाते हैं। अगर यह पास होता तो क्या हाल होता? फिर पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं था। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8, जो सूर्य से दूरी के अनुसार, अब जो सूर्य है उससे दूरी के आधार पर ऐसे इनको बांटा गया है। तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा आ गया? बुध ग्रह। उसके बाद कौन सा आ गया? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। और ये दूरी के अनुसार सबसे पहले कौन आता है? बुध, शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पर है? अब तीसरे नंबर पर है। और सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। तो बुध ग्रह में अब पृथ्वी पे जब सूर्य की किरणें आती है तब जीवन संभव है। लेकिन जब बुध ग्रह पे, अब आपको क्या लगता है कि बुध ग्रह पे जीवन संभव है? बुध ग्रह पे भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा के सूर्य के इतना पास में है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन लगते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि बुध ग्रह वो सूर्य के बिल्कुल पास में है, फिर भी इसको कितने दिन लग जाते हैं? 88 दिन। अब देख लो, अब 88 दिन लग जाते हैं।
शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है प्लूटो। प्लूटो पहले क्या था? एक ग्रह था, लेकिन बाद में क्या किया? इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? अब इसको देखो। प्लूटो भी पहले ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, यह बैठक कब हुई थी? अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, कौन सा? सिरस तथा प्लूटो क्या है? बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये ग्रह नहीं है, क्या है? बोने ग्रह। किसको, किस किस के लिए? प्लूटो और सिरस। अब ये किसकी श्रेणी में आते हैं? बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह था? तीसरा। पहला कौन सा है? बुध। कितने दिन लगते हैं? 88 दिन में वो एक चक्कर पूरा करता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है नीले रंग की? क्योंकि हमारी पृथ्वी, इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की जो परत है उसमें क्या है? 1/3 भाग क्या है? पानी से ढका हुआ है। जब पानी होगा तो जो ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। पास पृथ्वी पर इतना पानी है, फिर भी हमारे बहुत से देश ऐसे हैं जहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। चंद्रमा पृथ्वी का केवल उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जो चंद्रमा है ऐसे है, उसका व्यास वो क्या है? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी इतना छोटा है। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। और सूर्य कितना था? 8,000 करोड़। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट लग जाता है। अब देख लो, इतनी दूर से चल के आता है प्रकाश, तो कितनी मिनट लग जाती है? 8 मिनट लग जाती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अभी प्रश्न आता है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 में। इनसैट, IRS, एजुसैट कुछ भारतीय उपग्रह है जो अंतरिक्ष में स्थापित है। ये क्या है? भारतीय उपग्रहों के नाम है। यह शिक्षा से संबंधित है। इनसैट आ गया, IRS और एडुसैट। अब नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 23 दिन में पूरा करता है। तो चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी है, तो उसके जो चक्कर लगाता है कितने दिन में पूरा करता है? 23 दिन में पूरा करता है। अब नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, जो छोटे छोटे पिंड के रूप में बन गए। और ये पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये सूर्य है, उसके चारों ये जैसे ये ग्रह थे, इनके जो भाग थे छोटे छोटे, वो विस्फोट के कारण टूट गए। तो वो जैसे आकाश में ये छोटे छोटे ऐसे सूर्य के चारों ओर पिंड दिखाई देते हैं, और ये पिंड क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के उल्का पिंड को क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे टुकड़े उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ग्रहों के एक छोटे भाग होते हैं। तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ता जिसमें तारों का समूह है, यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। यानी आसमान में एक ऐसे ऐसे तारों का एक लंबा सा एक पट्टी बनी हुई है, तो वह क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है। आज आप आसमान में जरूर देखना, तो आपको तारों का ऐसे
एक समूह दिखेगा तो वो क्या है, आकाश गंगा कहलाती है। अब ये अध्याय इतना ही है, छोटा सा ही है। अब इसके क्वेश्चन आंसर। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तीसरा ग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। अब ये सूर्य है तो इसके चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं, किस किस पथ पर लगा रहे हैं? इस पथ को क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार। क्या कहा जाता है? दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा एक जगह फिक्स है। जैसे प्राचीन काल में जो लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं होता था तो वो किस तारे की ओर देखते थे? ध्रुव तारे को। तो उससे किसका ज्ञान होता था? उत्तर दिशा का ज्ञान होता था। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है उसके अंदर पाए जाते हैं। अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें से आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूर्ण करता है? प्रश्न क्या है, फिर से सुने, कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूर्ण करता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में एक घंटी है वो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ऑल पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है अध्याय 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब सभी का ऐसे देखा हुआ है, एक ऐसे लोहे की डंडी होती है, उस पे ऐसे गोल एक ऐसे टंगा होता है, तो वो क्या है? ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? इसका पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, क्योंकि पृथ्वी हम देख नहीं सकते तो, लेकिन हमने उसका क्या बना लिया? एक प्रतिरूप बना लिया। तो ग्लोब पे महाद्वीप, महासागर, तो सभी कुछ उसमें दर्शाया जाता है। अब ग्लोब होता है उसमें क्या है? अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींची जाती है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि अक्षांश रेखाएं, अब अक्षांश ऐसे लिखा तो ये क्या बन गई? अक्षांश रेखा, यानी पूर्व से पश्चिम तक पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब कौन सी है? देशांतर रेखा। एकदम ऐसे नीचे जाएंगे तो ये कौन सी होगी? देशांतर रेखाएं। जैसे ऐसे जो काल्पनिक रेखाएं ऐसे खड़ी हुई रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब देखो, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है एवं ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। अब ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर यहां बीच में से एक रेखा खींची गई है जिसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा कहा गया है। क्या कहते हैं? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। तो यहां हमारी पृथ्वी कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या है? चौड़ाई कम होती जा रही है। यहाँ कौन सी रेखा है? करक रेखा। यहाँ कौन सी है? करक रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। और यहाँ कौन सी है? मकर रेखा। यहाँ कौन सी है? मकर रेखा। अब ये कौन सी होगी? भूमध्य रेखा। ये करक रेखा और ये मकर रेखा। अब यहाँ कितनी थी? 40,075 आ गई। अब यहाँ ध्रुव, यहाँ 90 डिग्री जो होता है, यहाँ क्या आ गई? ध्रुव आ गई, ध्रुवीय परिधि। तो ध्रुवीय परिधि कितनी हो गई? 40,008। तो यहाँ कितनी कम हो गई? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ कितनी थी? 40,075, और ध्रुवों पे कितनी है? 40,008 किलोमीटर। अब अक्षांश, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से किसी प्रदेश की स्थिति और तापमान का निर्धारण होता है। अब ये क्या है? कह रहा है कि ऐसे हमारी पृथ्वी है तो इसके ऊपर क्या है? काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। कहां से? पूर्व से पश्चिम तक, ऐसे ऐसे ये रेखाएं खींची गई है। ये क्या है? ये पृथ्वी के ऊपर नहीं खींची गई है, ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। और इन रेखाओं से किसका पता चलता है? प्रदेश की स्थिति का पता चलता है। और इनसे क्या निर्धारित किया जाता है? तापमान निर्धारित किया जाता है। अब भूमध्य रेखा, बीच वाली ये रेखा है, 0 डिग्री कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा।
यह रेखा पृथ्वी पर दोनों ध्रुवों के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। यह रेखा कहाँ खींची गई है? दोनों ध्रुवों के बीच में पूर्व से पश्चिम तक खींची गई है, जो एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को समान भागों में बांटती है। इसको क्या कहते हैं? जो पृथ्वी को समान भागों में बांटती है। इस रेखा को उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी होगी तो इसका जो ये उत्तरी भाग है इसको क्या कहा जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ये इसका दक्षिणी भाग है तो इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। अब नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसके उत्तर में 90 डिग्री तथा उत्तर अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाएं होती है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180। अब ये हमारी पृथ्वी है तो इसमें ये अक्षांश रेखाएं खींची है तो ये टोटल कितनी है? 180 है। और जो ये भूमध्य रेखा है ये भी क्या है? एक अक्षांश रेखा है। जब इसको हम साथ में जोड़ देते हैं तो टोटल हमारी कितनी हो जाती है? 180 हो जाती है। अब नेक्स्ट है अक्षांश वर्त। कितने हैं? 179। क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा न होकर एक बिंदुमान है। अब ये कितनी हो गई? जो 90 डिग्री ऊपर की साइड में थी, जैसे ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं जो ऊपर 90 डिग्री है और 90 डिग्री क्या है? नीचे है। तो ये रेखाएं न होकर एकमात्र क्या है? बिंदु है। तो अक्षांश वर्त कितने हैं? 179। और जब हम भूमध्य रेखा को साथ में जोड़ ले लेते हैं तो कितने अक्षांश है? 180। भूमध्य रेखा अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। जो हमारी ये भूमध्य रेखा है बीच वाली रेखा ये किस किस महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। और एक ऐसा महाद्वीप, कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें से ये तीनों गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। दो अक्षांशों के बीच दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। तो इसके बीच में ये क्या बनी हुई है? रेखाएं बनी हुई है। अब जो इनका ये गैप है ये कितना है? 111 किलोमीटर है। अब यहां से हम ध्रुवों की तरफ भी जाएंगे ना तो भी ये गैप कितना ही रहेगा? 111 किलोमीटर रहेगा। जैसे परिधि कम हो गई थी ना, ये कम नहीं होगी। ये यहां भी 111 है और ऊपर ध्रुवों पे भी कितनी है? 111 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। तो इसके ये क्या है? ऊपर की साइड में ये यहाँ क्या है? 90 डिग्री है और नीचे भी क्या है? 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। बीच में कौन सी रेखा है? 0 डिग्री या भूमध्य। ऊपर कौन सी? कर्क रेखा। नीचे कौन सी? मध्य रेखा। नीचे कौन सी है? मकर रेखा। अब एक उदाहरण से इसको समझाया गया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में वेलो होरिजोंटो दोनों एक अक्षांश 20 डिग्री पर है। यानी हमारी ये पृथ्वी है तो मान लो ये 20 डिग्री अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? 20 डिग्री। तो इसमें एक जगह तो क्या है? उत्तर की साइड में। अब ये उत्तरी अक्षांश है तो यहाँ 20 डिग्री पर कौन सा महाराष्ट्र का चंद्रपुर शहर स्थित है। और जो इसका दक्षिण में है, दक्षिण में पहले इसको देखो दोबारा। महाराष्ट्र में चंदनपुर और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में वेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश।
28 डिग्री पर स्थित है। लेकिन चंदनपुर कहाँ है? विषुवत रेखा 20 डिग्री अंश उत्तर में स्थित है। ये कहाँ है? उत्तर में। और बेलो होरिजेंटो विषुवत 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंदनपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और वेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अब ये हमारी पृथ्वी है, तो ये दो भागों में विभाजित हो गई। ये कौन सा आ गया? उत्तरी। ये कौन सा आ गया? दक्षिणी। तो अब ये इसका 20 डिग्री अक्षांश ये है, 20 डिग्री अक्षांश ये है। तो इसके ऊपर कौन सा स्थित है? चंदनपुर स्थित है। और इस पर कौन सा स्थित है? जो ब्राजील का शहर है वो इस पर स्थित है। दोनों ही किस पे है? 20 डिग्री अक्षांश पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का चंदनपुर है वो किस में है? उत्तरी अक्षांश में। किस में स्थित है? उत्तरी अक्षांश में। और जो ये ब्राजील का जो शहर है वो किस में है तो 20 डिग्री अक्षांश में, लेकिन कौन से में? दक्षिणी अक्षांश में ये स्थित है। अब आया होगा आपको समझ में। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री। अब जो हमारी ये पृथ्वी है तो ये कौन सी आ गई? भूमध्य रेखा। ये कौन सी आ गई? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी है? मकर रेखा। कितनी है? 23.5 डिग्री, ये दक्षिण में स्थित है। विषुवत रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तर ध्रुववर्त, यानी 23.5 डिग्री के बाद एक और आती है। कौन सी आती है? 66.5 डिग्री। उसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। ऐसे ही नीचे की साइड में भी एक आ जाएगी 66.5 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब नेक्स्ट है पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब पृथ्वी की कहते हैं ना किस दिन पृथ्वी पर सूर्य की सीधी रेखा गिरती है और किस दिन तिरछी रेखाएं गिरती है, तो वो क्या है? ये ताप कटिबंध में यही वाला टॉपिक है। अब कर्क रेखा, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। रुको इसको डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अब ये कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये सबसे पहले जो है क्या है? ये कर्क रेखा। नीचे वाली कौन सी आ गई? मकर रेखा। बीच वाली क्या आ गई? विषुवत रेखा। अब इतना आया। अब आगे देखो, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। अब 21 जून को सूर्य कहां चमकेगा? यहां चमकेगा। किस पे? कर्क रेखा पर। इस कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। अब 21 जून को क्या होगी? गर्मी होगी। ये कहां होगा? कर्क रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। अब ये कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया? 21 जून हो गया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये कौन सी है? कर्क रेखा। ये कौन सी है? मकर रेखा। जो इसके बीच का स्थान है इसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, ये कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी ये जो भाग है इसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इसकी एक ट्रिक है, 6 ऐसे नहीं लिखना, 6 हिंदी में अपन लिखते हैं ना, 6 मित्र झाग पर मरे। इससे इसके जो सारे राज्य है वो याद हो जाएंगे। क्या है कि 6 मित्र झाग पर मरे। अब कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। तो अब इसकी ट्रिक क्या थी कि 6 मित्र झाग पर मरे। अब नेक्स्ट है मकर रेखा। अब क्या आ गई? मकर रेखा। ये हमारी पृथ्वी है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इस मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। ये क्या है? भूमध्य रेखा। ये कौन सी आ गई? कर्क रेखा। ये कौन सी आ गई? मकर रेखा।
जो ये अब मकर रेखा है दक्षिणी ध्रुव में, इसमें क्या है 22 दिसंबर को, कब 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। अब नेक्स्ट है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च को, यानी एक बार कर्क रेखा पे आ गई, एक बार किस पे आ गई, मकर रेखा पर। अब ये क्या है विषुवत रेखा। अब ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च, कब है 21 मार्च तथा 23 सितंबर, 2 बार सीधी पड़ती है। पृथ्वी इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, यानी विषुवत रेखा पर कब होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं, और इस दिन क्या होते हैं दिन और रात बराबर होते हैं। ये जो अभी मैंने करवाया है ये इंपॉर्टेंट है, ये रीट के अंदर भी, अभी जो राजस्थान की रीट का पेपर कैंसिल हुआ था उसमें भी ये टॉपिक है, और जो आगे पेपर होगा मेंस का तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि सिलेबस क्या है। और ये वाला अभी जो टॉपिक है करंट, इसका जो है जो रीट रद्द हुई थी उसमें भी ये टॉपिक है, और सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक है, और सीटेट में तो है ही। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु यानी 21 मार्च को, और जो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु कब 23 सितंबर को। हमारी ये क्या है पृथ्वी आ गई, तो इसमें क्या आ गया उत्तरी ध्रुव में इस टाइम क्या होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर बसंत ऋतु 21 मार्च में, अभी पीछे गया है बसंत, और यहाँ कौन सा है 23 सितंबर को क्या आ गई शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। अब नेक्स्ट है इस समय नोट अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, कौन सी है कर्क रेखा, मकर रेखा या और भूमध्य रेखा, ये तीनों इसमें से गुजरती है। अब नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अब यहाँ क्या है यहां से यहां तक जो चलेगी उत्तर से ध्रुव तक ये मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व तथा पश्चिम कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं से किसी प्रदेश की स्थिति और समय का निर्धारण किया जाता है। उससे क्या था तापमान का निर्धारण किया जाता है, किससे अक्षांशों से, और इससे क्या निर्धारित किया जाता है किसी प्रदेश की स्थिति और समय का निर्धारण किया जाता है। अब ये क्या है हमारी देशांतर रेखाएं हैं, तो इनके जो बीच की दूरी थी अक्षांश रेखाओं की कितनी थी 111, इनके बीच में कितनी थी 111, और जो ये देशांतर की इनकी दूरी है इनकी कितनी है 111.32, और अक्षांश रेखाओं की कितनी थी 111। अब समय का निर्धारण होता है वो किससे होता है देशांतर रेखाओं से होता है। समय का निर्धारण ग्रीनविच नामक स्थान पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री से प्रदर्शित की जाती है, इस 0 डिग्री के पूर्व में 180 और पश्चिम में भी क्या है 180 रेखाएं हैं जिनकी कुल संख्याएं 360 है। अब प्रश्न आता है कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी है 360, अक्षांश रेखाएं कितनी थी 180, अक्षांश वर्त कितने थे 179, और देशांतर रेखाएं कितनी है 100, देशांतर रेखाएं कितनी है 360, पूर्व में कितनी 180 और पश्चिम में कितनी 180, टोटल कितना हो गया 360। स्थानीय व प्रामाणिक समय, ग्रीनविच रेखा समय के से प्रति अंश देशांतर पर स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है। जैसे ये क्या है देशांतर रेखा, फिर एक और आ गई, एक और आ गई, जैसे हम इसमें और इसमें कितने टाइम का अंतर आ जाएगा 4 मिनट का अंतर आ जाएगा, यानी अक्षांशों के बीच ये
इसका जो देशांतर रेखाएं हैं इनमें ग्रीनविच से ये जब आगे इधर चलती है और इधर चलती है तो कितने मिनट का अंतर आ जाता है? 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अब नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो यहाँ कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम यहाँ, अब ये उत्तर आ गया, ये क्या आ गया? पूर्व। ये कौन सी आ गई? पश्चिम। ये दक्षिण आ गया। तब ये क्या कह रहा है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये पश्चिम से कहां जा रही है? इधर जा रही है। अतः ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में, जैसे अब इसकी ये पूर्व दिशा आ गई किसकी? ग्रीनविच रेखा की। प्रति स्थानीय मान में देशांतर के हिसाब से बढ़ता है। जब हम इस साइड में जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर के हिसाब से कितना बढ़ता जाएगा? 4 मिनट ये समय बढ़ता जाएगा। और हम जब इसके पश्चिम दिशा में जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर में कितना मिनट कम होता जाएगा? 4 मिनट कम हो जाएगा। अगर हमने 4 देशांतर पार कर लिए तो कितना हो गया? 16 मिनट कम हो जाएगा। और इधर जब हम जाएंगे तो 4 देशांतर तो कितना बढ़ जाएगा? 16 मिनट बढ़ जाएगा। यानी जो ग्रीनविच रेखा है उसके जब हम पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का क्या होता है? बढ़ता है। और जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा इलाहाबाद के निकट से होती है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। और यह कितने राज्यों में गुजरती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितने पर? 4 राज्यों पर यह गुजरती है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये जो 4 राज्य हैं इनसे ये गुजरती है। अब आप सभी के लिए अभी एक प्रश्न है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब जो ये मानक रेखा है वो तो कितने से गुजरती है? 4 राज्यों से गुजरती है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, उस ट्रिक को आप याद कर, उस ट्रिक से आप सारे राज्य याद करोगे और कमेंट बॉक्स में वो राज्य जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी बजाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो में अगर कुछ कमी है तो वो भी जरूर बताएं। मानक समय भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो ग्रीनविच रेखा है उससे हमारा जो समय है वो कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में शाम के कितने बज जाते हैं? 7:30 बज जाते हैं। कितना घंटा? प्रश्न आता है कि जो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। मानक समय क्षेत्र या कटिबंध, यानी भारत ने क्या बना अपना कटिबंध? 82.5 डिग्री हमने एक ही अपनाया है। जैसे हम इस साइड में जाएंगे या इस साइड में जाएंगे, ऊपर की साइड में जाएंगे या इधर दक्षिण की साइड में जाएंगे तो भी हमारा क्या है? समय यही रहेगा कि 82.5 डिग्री पे, उस पे जो जितना है वही हमारा ये मानक समय है। अब देखो रूस कितना बड़ा है तो इसमें कितने समय जोन मानक, ये मानक समय क्या बोलते हैं? इसको समय टाइम जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम जोन। तो रूस में टोटल कितने टाइम जोन है? 11 समय है। यूएसए में कितने टाइम जोन है? 7। ऑस्ट्रेलिया में कितने? 3। भारत में 1। चीन अब कितना बड़ा देश है तो उसमें भी मात्र एक ही अपनाया गया है। अब प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कितने देशों से होकर गुजरती है? उनके ये नाम है: इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, ग्रीनलैंड। ये इन देशों से होकर गुजरती है। और जो हमारी कर्क रेखा है वो कितने से गुजरती है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। प्रमुख यामोत्तर का नाम क्या है? जो ग्रीनविच रेखा है ना उसका क्या नाम है? 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके निकट पाया जाता है? जो हमारी ये पृथ्वी है ये ध्रुव है, जो ध्रुवों पे सर्दी पड़ेगी हमेशा, तो शीत कटिबंध कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पर पाया जाता है।
कुल देशांतर कितने हैं? 360। और अक्षांश कितने थे? 180। अक्षांश वर्त कितने? 179। दक्षिणी ध्रुव वर्त कहाँ है? जो नीचे का दक्षिणी ध्रुव है, ये जैसे पृथ्वी है तो यहाँ 90 डिग्री है, वो किस में है? दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अब ग्रिड जो होती है वो किसका जाल है? रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर रेखाओं का ये एक जाल है। अब इसके खालिस्तान भी है बुक के, वो देखते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री नहीं, ये यहाँ शायद मिस्टेक हो गई है, डिग्री पर स्थित है। मकर रेखा किस पे है? 23.5 डिग्री। भारत का मानक यामोत्तर कितना है? 82.5 डिग्री है। और ये कितने से वो गुजरता है? 4 राज्यों से गुजरता है। वो 4 राज्य कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताओगे। 0 डिग्री यामोत्तर को क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घटती जाती है। जैसे ये देशांतर है, इनके जो बीच की दूरी है, जैसे ये कहाँ घटती जाती है? ध्रुवों पर घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वर्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वर्त किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित है। इस अध्याय में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।